सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी मिशन एलडीसी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 9 है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तरीका वही रखने वाले हैं, हम अपने चारों ऑप्शंस की व्याख्या करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ये पेपर सीरीज आपके एलडीसी बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। तो इस पेपर सीरीज के जो पेपर्स हैं उनको कंप्लीट देखा करो। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हो, देखो शुरू करते हैं अपने आज का ये पेपर। और आज के इस पेपर में हम अपना जो जीके का पेपर है, जीके और जीएस का, वो मॉडल पेपर नंबर 7 है। और वैसे अपन क्रम से देखें तो पेपर नंबर 9 हो जाता है, जिसमें अपने इंग्लिश के भी शामिल हैं। तो देखो पहले तो अपन पढ़ लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर जलावतरण किए युद्धपोत INS अंजदीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसकी बात करें तो उसे डॉल्फिन हंटर के नाम से जाना जाता है। भाई किसके नाम से जाना जाता है? डॉल्फिन हंटर के नाम से जाना जाता है। और INS अंजदीप भारतीय नौसेना का एक आधुनिक एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट है। ये ध्यान में रखना भाई, ये उथले पानी में दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की अचूक क्षमता के कारण हल्कों में मिनी डॉल्फिन हंटर या डॉल्फिन हंटर के नाम से बेहद लोकप्रिय है। तो ये जो अपने पास किसी भी करंट जीके को पढ़ो तो उससे पीछे का उसके जो अपने पास उसके बारे में तथ्य हैं उनको जानना जरूरी है। दूसरा, किलर व्हेल की बात करें तो ये क्या है? ये मुख्य रूप से भारी आक्रामक करने वाली पनडुब्बियों या टारपीडो के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य रूपक है। एक रूपक है भाई, रूपक यानी किसी को नामकरण दे देना। सी लॉयन कमांडो ऑपरेशन और तटीय सुरक्षा नौकाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला एक प्रतीकात्मक नाम है सी लॉयन, याद रखना। और सी ड्रैगन अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यासों जैसे अमेरिका द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम है क्या आपके पास? सी ड्रैगन। तो पहला प्रश्न बढ़िया है भाई। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस 23 मार्च 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर में, प्रयागराज में, नई दिल्ली में। तो आपके पास वो किया गया है नई दिल्ली में। क्या है विश्व जल दिवस? इसमें अपने पास मुख्य थीम क्या थी? पानी संरक्षण यानी जल बचाओ, जल का सदुपयोग कैसे करें, वो अपने पास इस दिवस की क्या थी? थीम थी भाई। तो विश्व जल दिवस सम्मेलन है 23 मार्च को नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट बात करें, भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के रूप में किस अवधि के लिए पुनः चुना गया भाई? यानी पहले अब की बार क्या है, दूसरी बार चुन लिया है। तो कब के लिए चुना है वो? 2025 से 29 तक 4 साल के लिए चुना है। 25, 26, 27, 28, 29, तो 4 साल के लिए अपने पास यूनेस्को का भारत को कार्यकारी बोर्ड के रूप में दोबारा चुना गया है, दूसरी बार। इसके बाद में क्या है, किस भारतीय गैर सरकारी संस्था एनजीओ को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? प्रथम है एडुकेट गर्ल्स है, सकल शिक्षा है, फॉर गर्ल्स है। तो इसमें आपके पास एडुकेट जो गर्ल्स नामक अपने पास गैर सरकारी एनजीओ है उसको किससे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। और वनपाल भर्ती के बारे में बात करें तो आपके 2024 का भी करंट जीके पूछा गया है, आपने देखा होगा ये। अच्छा, प्रथम क्या है? चलिए बात करते हैं। प्रथम संस्था भारत में बुनियादी शिक्षा की वार्षिक ASER रिपोर्ट जारी करने के लिए जानी जाती है। ध्यान से समझ लेना। प्रथम क्या है? सफीना हुसैन द्वारा स्थापित भारतीय एनजीओ एडुकेट गर्ल्स को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं को स्कूलों से जोड़ने तथा लैंगिक समानता के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो हो सकता है पूछ सकते हैं भाई। नेक्स्ट या सकल शिक्षा एक सरकारी एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का हिस्सा है, ये निजी एनजीओ नहीं है। तो सकल शिक्षा के बारे में ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, आरती फॉर गर्ल्स क्या है? अनाथ और जरूरतमंद बच्चियों के लिए काम करने वाली एक स्थानीय संस्था जिसे ये वैश्विक नागरिक पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है भाई। ये भी अपने पास क्या? आरती फॉर गर्ल्स है, अनाथ और जरूरतमंद बच्चियां हैं उनके लिए काम करने वाली संस्था है। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ? राजस्थान के किस जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ाई विद AI नामक एक नवाचार को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है? तो AI विथ यानी पढ़ाई विथ AI, अपने AI से पढ़ाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर अपन बात करें तो वो शुरू किया आपके पास टोंक जिले में। कहाँ से शुरुआत की? इसमें अपने पास मास्टर प्रोजेक्ट की तो टोंक जिले से प्राप्त क्या है? शुरुआत की है। और इसमें आपके पास जो गणित विषय है उसके लिए ज़्यादा अपने पास क्या है? प्रेशराइज या अपने ज़्यादा जोर है वो गणित विषय पे दिया जाएगा इस अपने पास क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ध्यान से समझ लेना भाई।
अच्छा, इसके बाद में बात करें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना जाएगा, वो इसमें आपके पास क्या है 10 लाख रुपए है भाई। कितने हैं 10 लाख रुपए तक की जो राशि है वो बिना ब्याज के दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस अकादमी वर्ग जयपुर में 8 से 9 जनवरी 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का विषय थीम क्या थी? विकसित राजस्थान में पुलिस, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था और नव विधान, और विकसित राजस्थान में पुलिस व्यवस्था और नव विधान। इसमें आपके पास बात करें तो विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था है वो इसकी मुख्य थीम रही है। किसकी? अपने पास राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में जो आयोजन किया गया है उसकी मुख्य थीम याद रखना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र में निम्न में से किसका शुभारंभ किया गया? नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम है, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 है, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो उपरोक्त सभी है भाई, इसमें तो ध्यान में रख लेना। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के तहत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है 5 अगस्त 2025 है को जयपुर के मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो वो आपके पास गॉड, वल्चर और ह्यूमन के लिए दिया गया भाई। किसके लिए दिया? गॉड, वल्चर और ह्यूमन के लिए दिया गया। 5 अगस्त को कार्यक्रम हुआ, जयपुर के मूर्तिकार थे प्रोफेसर गिरिराज शर्मा, और कहाँ से मिला है? ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार है भाई, वो उनको मिला है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह आपके पास 14 नवंबर 2025 को प्रारंभ किया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षण के स्तर को सुधारने, ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाने उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है, और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान मसरा का राज्यव्यापी औपचारिक शुभारंभ किया है। तो ध्यान में रख लेना भाई, ये आपके पास हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट है थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरित टीलों को किस स्थानीय भाषा में जानते हैं? तो एक बात ध्यान में रख लेना भाई, ये धरियन होता है, वो धरियन होता है ना, धरियन वो भी आपके पास होता है, और आपके पास ये धरियन जो होते हैं इनको भी अपन क्या कहते हैं? टीले जो कि स्थानांतरित होते रहते हैं उनको धरियन कहते हैं। नाम याद रखना भाई। अच्छा, धरियन क्या? थार के मरुस्थल में विशेष रूप से जैसलमेर जिले में तीव्र मरुस्थलीय हवाओं के कारण जो बालू का स्तूप, रेत के टीले लगातार अपना स्थान बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं, उन्हें तकनीकी रूप से धरियन कहा जाता है। पहला। दूसरा, डाउर क्या होता है भाई? नाम याद रख लेना, डाउर पूछ सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय ढालों पर या अरावली के निचले क्षेत्रों में जहाँ पानी के जमाव के कारण दलदली या गड्ढों वाली निचली भूमि बन जाती है उसे स्थानीय भाषा में डाउर या डावर, नाम सुना होगा, कहते हैं। अच्छा, धोरोस क्या है? तो मरुस्थल में पाए जाने वाले सामान्य लहरदार रेत के टीलों को स्थानीय लोक भाषा में धोरे या धोरोस कहा जाता है। ये टीलों का एक सामान्य नाम है, चाहे वे वनस्पति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील हो चुके हों। अच्छा, धाया क्या है? राजस्थान के उत्तरी भाग में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में नाली क्षेत्र, जहां पंजाब की सीमा से सटे मैदानों में नदियां द्वारा क्या है निर्मित पुरानी जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे उठे मैदानों के स्थानीय भाषा में धाया कहा जाता है। तो ये सारे अपने पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि। लौटते हुए मानसून की मैंने बताया भाई कितनी है, वो आपके पास अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। अभी लौटता मानसून कैसे है तो मैंने आप लोगों को बताया है भाई, आप लोगों को कि लौटता मानसून क्या है और पश्चिमी विक्षोभों से बारिश जो होती है वो क्या है। दोनों में मैंने पीछे वाले पेपर्स में बात कर ली है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, चलिए एक बार तो पेपर करते हैं भाई, पेपर जल्दी हो जाएगा तो लास्ट में देख लेंगे। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य एवं जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? वन्य क्षेत्र में मीठा जल संसाधन, पारिस्थितिकी प्रबंधन संदर्भ और जर्म प्लाज्म बैंक तथा परजीवी विज्ञानीय महत्व और प्रजाति समृद्धि, विविधता और प्रजाति के क्षेत्र के संबंध में होता है। सीधी सी बात है, ये तो सरल है, ये तो आप अनुमान से भी कर सकते हो भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बहुत चर्चा हो गई अपनी, वो कौन सी है? आपके पास जलोढ़ मृदा, जो कि अपने पूरी मैदान में पाई जाती है, वो अपने पास होती है। तो जलोढ़ मृदा आपके पास सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है।
अच्छा, इसे थोड़ी सी लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। क्या है, देखो लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से सवाई माधोपुर में, ये जिले पूछ सकते हैं भाई, भीलवाड़ा अजमेर में पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है तथा मक्का के लिए ठीक होती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किसके लिए ठीक रहती है, तो ये सारी बातें। काली मिट्टी जो हाड़ौती के मैदान में पाई जाती है, कपास की खेती के लिए अत्यंत उत्तम और नमी सोखने में सबसे अच्छी होती है, नमी सोखने के लिए। नदियों की बात करें, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़, जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज और हुमस होते हैं। अच्छा, रेतीली बालू मिट्टी आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है और उपजाऊपन में सबसे कमजोर होती है। तो ध्यान में रखना भाई, पक्का पूछ सकते हैं, एलडीसी का पेपर है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, हरिश्चंद्र परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ है, बाड़मेर है, उदयपुर और अपने पास कोटा। तो वो जो हरिश्चंद्र सिंचाई परियोजना है वो कोटा से संबंधित है। अच्छा, तो झालावाड़ में क्या है भाई, देखो झालावाड़ जिले में चंबल की सहायक नदियों पर जैसे भीमसागर है, छापी है, जैसी प्रसिद्ध सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो भीमसागर और छापी जो सिंचाई परियोजना है कौन सी नदी पे है? झालावाड़ में चंबल नदी पर है। तो जिला, नदी और सिंचाई परियोजना तीनों आ गई है भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, बाड़मेर एक मरुस्थलीय और शुष्क जिला है जहां सिंचाई मुख्य रूप से इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं से होती है, नर्मदा नहर परियोजना से भी होती है। अच्छा, उदयपुर झील में, उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी है जहां सोम कागदर और जाखम परियोजनाओं के से लाभ मिलता है। तो सोम कागदर और जाखम सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में है। हरिश्चंद्र सागर सिंचाई परियोजना बात करें तो चंबल की सहायक काली सिंध नदी है भाई, पर कोटा में जिले में बनाई गई है। इसमें कोटा 12 जिले के बड़े कृषि क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलता है। प्रश्न बढ़िया हो गया है ये। अच्छा, राजस्थान में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? उड़न सीता माता अभ्यारण्य भाई, उड़न गिलहरी, चौसिंगा हिरण, याद नाम रखना, सीता माता अभ्यारण्य। चलिए पढ़ते हैं भाई। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी महुआ के पेड़ों पर, ध्यान से समझ लेना, रहने वाली उड़न गिलहरी और चौसिंगा हिरण, घोटड़ी जिसको कहते हैं, ये नाम याद रखना भाई, घोटड़ी क्या है, के लिए पूरे देश में विख्यात है। इसे चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को। अच्छा, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है, जो मुख्य रूप से बाघों और हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। जवाहर सागर की बात करें, अभ्यारण्य कोटा में चंबल नदी के किनारे स्थित है, जो घड़ियालों और जल बिलाव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये भी नाम याद रखना भाई। अच्छा, वन विहार अभ्यारण्य बात करें और धौलपुर जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक शांति और जंगली जीवों के लिए जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई। अच्छा, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई? तो ग्रामीण प्रतिशत अगर अपन बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 24.9%। ये तो अपने शहरी है। अब जब 100 में से ये निकालेंगे तो कितना आएगा? 75.1 आएगा। यही तो आएगा, बिल्कुल आप जोड़ के देख लेना, 100% हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 75.1%। अच्छा, अमूल्य नीर योजना किससे संबंधित है? पेयजल से, बूंद बूंद, ये सारे हैं भाई। जो अमूल्य नीर योजना है इसमें सारे जो पॉइंट्स वो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम सही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम की बात करें तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे ऊंची आएगी, उसके बाद में उससे नीची, उसके बाद में उससे नीची। तो सबसे पहले के पास बात करें तो टोडगढ़ है भाई, है ना। सबसे पहले क्या है? टोडगढ़, जो कि अजमेर में है। इसके बाद में अगर बात करें तो खो आ जाती है, जो कि जयपुर में है। इसके बाद में बात करें तो आपके पास बिलाली आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? बिलाली चोटी, जो कि जयपुर में है। और इसके बाद में और कौन सी बच गई भाई? 3 आ गई। तो फिर चौथी आपके पास कहाँ पे? टोडगढ़ खो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ऊंचाई भी दी हुई है भाई, आपका ध्यान में रखना। टोडगढ़ या टाटगढ़ जिसको कहते हैं, गड्ढाजी भी कहते हैं, गढ़जी भी कहते हैं, कि लगभग ऊंचाई 933 मीटर है। ध्यान से समझ लेना। और खो जयपुर लगभग 920 मीटर है। बिलाली अलवर की, बिलाली अलवर में है भाई, मैंने जयपुर बोल दिया था, बिलाली अलवर में है 750 मीटर है। और रोजा भाकर जालोर है वो आपके पास 730 मीटर है। तो सभी क्रम हो जाते हैं। अब देख लेना भाई आप लोग। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की अगर अपन बात करें तो आपके पास क्या आ जाए? मोराम जी है, रघुनाथगढ़ है, तारागढ़ है और सज्जनगढ़ है।
अब इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपको मध्य अरावली कैसे है भाई, जैसे अपना राजस्थान है, इस राजस्थान में अगर अपन बात करें अरावली ऐसे है तो इसको अपने इस भागों में बांट रखा है। ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली है, ये उत्तरी अरावली है। तो इसकी बात करें तो सज्जनगढ़ तो आपके पास क्या दक्षिणी अरावली में आ जाती है, जो रघुनाथगढ़ है वो यहाँ पे आ जाती है, उत्तरी अरावली में आ जाती है। तो तारागढ़ और मोरामजी ये मध्य अरावली में बची है। तो तारागढ़ की ऊंचाई है वो अपने पास 800 कुछ मीटर है, और मोरामजी है ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जिसे आप गढ़ जी या टोटगढ़ और क्या है चोटी भी कहते हैं। तो ये ध्यान से समझ लेना भाई, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरामजी, जिसे टाटगढ़ या गड्ढा जी जो अभी पढ़ के आए टोटगढ़ भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो जो मध्य, परंतु ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई, क्या है ये रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, लेकिन अपने पास किसकी है, उत्तरी अरावली की। तारागढ़ अजमेर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 870 मीटर है भाई, 873 मीटर, दोनों में से देख लेना। यह मध्य अरावली की दूसरी प्रमुख चोटी और सबसे ऊंची चोटी है भाई। और सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है, 938 मीटर, जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आती है। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट रख लिया करो भाई, ध्यान में रख लेना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, राज्य में पान की खेती करौली जिले किस जाति के द्वारा की जाती है, कामोली जाति, तामोली जाति, लंगा जाति, करड़ जाति। तो वो आपके पास जो तमोली जाति द्वारा की जाती है भाई, किसके द्वारा, तमोली। अब थोड़ी सी बातें बता देते हैं। राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से पान की स्थानीय भाषा में बोले तो इसे क्या कहते हैं, इसको बजेड़ा कहते हैं, बजेड़ा कहा जाता है। तमोली या तंबोली जाति के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से की जाती है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाता है तमोली जाति द्वारा। तो याद रह जाएगी, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा, और कट ऑफ तो पता ही है कितनी जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पहले नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में दक्कन पठार का विस्तार निम्नलिखित जिलों में है। सीधी सी बात है, दक्कन का पठार कहाँ पे है, झालावाड़ कोटा में है। क्यों है, क्योंकि हाड़ौती का जो पठार है वो उसका जो विस्तार है वो हाड़ौती के पठार तक आ रहा है। तो यहाँ पे भारत के विशाल दक्कन के अलावा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ना कि मालवा के पठार के रूप में मिलता है, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से झालावाड़ कोटा जिलों में गहरी काली मिट्टी के रूप में विस्तृत है। अच्छा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, विंध्यन कगार भूमि और अरावली के संक्रमण मैदानी भागों से जुड़े हैं, जहां दक्कन लावा का मुख्य पठारी स्वरूप सघन नहीं है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये कर दोगे आप लोग, मुझे पता है इतना तो कर लोगे, क्योंकि पढ़ाई भी तो कर रहे हो ना आप लोग। इसके बाद क्या है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य उपलब्ध नहीं है। उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य उपलब्ध नहीं है। इसमें बात करें तो देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क अपने पास से वनस्पति मिलती है, कंटीली वनस्पति भी मिलती है और मरुस्थलीय भी मिलती है। बस आपके पास उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी नहीं मिलती है भाई। तरपतझड़ी भूमि जो अपने पास वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है, तो ये नहीं मिलती है, बाकी सारी मिलती है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक बार बहुत पहले बात करी थी, आपको मैप से समझाया था मैंने ये बातें। अच्छा, पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पे है। उस भूभाग में राज्य की कुल जनसंख्या का 39% निवास करती है। ये तो अपने बहुत चर्चा पहले हो चुकी है भाई, है ना। ये 39% जनसंख्या निवास करती है। एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, है ना। चलिए समझा देते हैं, थोड़ी सी बात अब आएगी तो बात कर ही लेते हैं, है ना। बात करने में क्या दिक्कत है भाई, हाँ बात सर बात तो कर लिया करो आप, बात कर लेते हैं अपन, और बात ही तो करनी है आप लोगों को, हाँ पढ़ाई थोड़ी करनी है। राजस्थान है, अगर राजस्थान की बात करें तो ये अरावली है, और बात क्या करनी है आपको, अपने पास क्या है, कुल पूर्वी मैदान, और ये बात है। तो अरावली के इस तरफ तो कौन सा हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास है जो मरुस्थलीय प्रदेश है, क्या है मरुस्थलीय जो भाग है जिसको अपन मरुस्थल कहते हैं ना, रेगिस्तानी प्रदेश, वो होगा। ये अरावली प्रदेश आ जाता है अपने पास, ये अरावली क्षेत्र है। इसके इधर पूर्वी मैदान है, और ये अपने पास ये मान लेते हैं दक्षिणी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये अपने पास 61.1% पे फैला हुआ है, और 40% जनसंख्या निवास करती है। जो अरावली है वो आपके लगभग 9% हिस्से पे तो क्या है, फैली हुई है, और लगभग 10% हिस्से पे 9% हिस्से पे तो फैली है, और 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान की बात करें तो ये आपके पास क्या है, 23% तो हिस्सा लेता है, और आपके पास 39% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहीं का है।
और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये 6.1 6 पॉइंट कुछ है भाई, ध्यान में अभी बता देंगे, चिंता मत करो, मेरा पहले बताया हुआ है 6 पॉइंट कुछ पे तो ये है, और इस पे लगभग 7% जनसंख्या ही निवास करती है, तो ये पठारी, तो ये अपने पास इसका वर्गीकरण आ जाता है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, भूबल्या, वायु चक्रवात, भंवर, स्थानीय नाम बिल्कुल सही है भाई। लू क्या होती है? राजस्थान में ग्रामीण ऋतु में चलने वाली पवन जो धूल भरी आंधियां होती है, सॉरी गर्म हवा होती है। मावठ शीतकाल में होने वाली वर्षा है। और अगर बरखान की बात करें तो वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नाम नहीं है। बरखान या बरछान आपके पास अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को कहते हैं अपने पश्चिमी क्षेत्र में। समझ में आ गई बात? तो बरछान और बरखान को आपको ध्यान में रखना है, तो ये हो जाता है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल खरीफ से संबंधित है? राई, सरसों, अरंडी, अलसी। तो इसमें आपके पास क्या है? खरीफ से संबंधित बात करें, जो अरंडी है ना, ये आपके पास खरीफ की फसल है। बाकी राई, सरसों और ये है तो सारी तिलहन की फसल, लेकिन इसमें अरंडी जो है वो आपके पास क्या है? खरीफ की फसल है। बाकी सारी जो है सर्दियों में बोई जाती है। राई, सरसों और अलसी ये आपके पास रबी की फसल है भाई। इसके बाद बात करें क्या है? लादेरा साकुण क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? तो लादेरा साकुण की अगर अपन बात करें, टंगस्टन है, जिप्सम है, लोहा इसका डोलोमाइट है। तो ये जो लादेरा साकुण है ये टंगस्टन के लिए आपके पास क्या है? फेमस है। यहाँ से टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद बात करें भौमोदय पेयजल परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो भौमोदय की बात करें तो उदयपुर है, अजमेर है, पाली है, राजसमंद। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? भौमोदय पेयजल परियोजना है भाई। तो ये आपके पास किससे? राजसमंद से संबंधित परियोजना है, जल परियोजना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? गलत युग्म का चयन कीजिए भाई। युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करें तो देखो, एरिडिसोल्स है, ये शुष्क मिट्टी को, रेगिस्तानी मिट्टी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अल्फीसोल्स जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है भाई। एंटीसोल्स पीली भूरी मिट्टी है, और वर्टिसोल्स जो है ना वो आर्द्र मिट्टी नहीं है। अपने राजस्थान में आर्द्र मिट्टी का कोई प्रकार नहीं है। अब ये मिट्टी से संबंधित है, वो हमने पीछे वाले वीडियो में बहुत ही गहनता से चर्चा करी है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से, तो वहाँ पे देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी। आप जानते हो भाई, नागौर अजमेर की जो अपने पास फ्लोराइड युक्त पट्टी है, जहाँ पर अपने पास जो ज़मीन है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। और कुब्बड़ पट्टी क्या होती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो पानी है ना उसमें अपने पास क्या है? फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और फ्लोरोसिस प्रभावित क्षेत्र यानी फ्लोराइड की मात्रा से क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े झुक कर चलना शुरू कर देते हैं उम्र के साथ, और दांत उनके पीले पड़ जाते हैं। तो वो आपके पास होती है कुब्बड़ पट्टी। कहाँ पे? नागौर और अजमेर में। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में वर्षा सर्वाधिक परिवर्तितता पाई जाती है? साधारण अगर अपन तरीके से बात करें तो सर्वाधिक जो परिवर्तनशील वर्षा होती है वो आपके पास सुदूर पश्चिमी भाग में होती है। यानी वहाँ पता ही नहीं चलता है कब तो सूखा पड़ जाए, कब अपने पास बाढ़ आ जाए। कवास का क्षेत्र याद है अपने पास बाड़मेर वाला? तो वहाँ पे बाढ़ कितनी आई थी, याद है कि नहीं? तो वो जो अगर बात करें तो सर्वाधिक परिवर्तितता का मतलब परिवर्तनशील जहाँ पे होती है तो वो सुदूर पश्चिमी भाग होता है। ये नहीं है भाई, यहाँ पे समानांतर वर्षा होती है कि जैसे सामान्यतः वर्षा होती है लगभग वैसी वर्षा यहाँ पे होती है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है? नगाड़ा कवास के क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है भाई? यूरेनियम उत्पादन के लिए, खनिज तेल के लिए, लिग्नाइट कोयले के भंडारों के लिए, और अगर अपन बात करें प्राकृतिक के उत्पादन के लिए तो ये आपके पास खनिज तेल के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। कौन से है? नगाड़ा कवास। अभी कवास की बात करके आए हैं कि नहीं? अच्छा, यूरेनियम के लिए कौन सा भाई अपने पास बात करें तो उमरा, उदयपुर और रोहिल सीकर प्रसिद्ध है भाई। यूरेनियम के उत्पादन के लिए यूरेनियम आपके पास कहाँ, कौन से जिले में? उमरा, उदयपुर में और रोहिल सीकर में। बाड़मेर की बात करें, नगाड़ा कवास क्षेत्र मंगला और भाग्यम जैसे कुओं के पास स्थित खनिज के तेल के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में, देश में विख्यात है भाई। विश्व का नाम। 2006 में कवास में भीषण बाढ़ भी आई थी, अभी बताया है। लिग्नाइट कोयले के लिए कपूरड़िया, जलिपा है, बरसिंगसर क्षेत्र प्रसिद्ध है। और प्राकृतिक गैस के लिए मुख्य रूप से बात करें तो जैसलमेर का तन्नौट, दांडेवाला और मणियारी टिब्बा प्रसिद्ध है। तो ये नाम याद रख लेना भाई, इससे इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आप लोग स्क्रीनशॉट आप लेते नहीं हो, बारंबार आप देखते नहीं हो, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी आप लोगों की? पढ़ाई तो देखो करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, गोटन किसके लिए है भाई? गोटन नागौर की बात करें तो ये आपके पास किसके लिए अपने पास गोटन नागौर सफ़ेद सीमेंट के लिए है भाई। बहुत बार हो चुका है रिपीट। चमड़ा उत्पादन, दरी उत्पादन, खिलौना, ये सारी बातें हो चुकी है। खिलौने के लिए सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ है। दरी है वो आप लोगों के पास टोंक जिले में है। और बाकी जो चमड़ा है वो आपके पास जैसे बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ पे भी चमड़े से जूतियाँ वगैरह बनाई जाती है, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद दिए गए कथनों पे विचार कर लेते हैं भाई। भाखड़ा परियोजना के तहत सिंचाई कुल जुलाई 1954 में शुरू हुई है, बिल्कुल सही बात है। रावी व्यास के अतिरिक्त पानी में से 1.17 MF क्या है MF पानी राज्य को उपलब्ध नहीं हो पाया, ये भी सही बात है भाई। अपने विवादों के कारण इतना पानी जो है ना वो अपने राजस्थान को नहीं मिल पाया है, रावी व्यास से जो सिंचाई परियोजना उससे। तो दोनों कथन सही है भाई, यहाँ पे ध्यान में रखना, एक और दो कथन सही हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 है। चतुर्थ औद्योगिक नीति 4 जून 1998 है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 8 अक्टूबर 2014 है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद 18 अक्टूबर 2015 है। नहीं भाई, ये आपके पास गलत है। क्यों? क्योंकि अपने पास 18 अक्टूबर 2015 नहीं है। इसके बारे में अपनी चर्चा पहले बहुत हो चुकी है भाई। इसके बाद में बात करें मांडव की पाल तथा काहिला क्षेत्र किस खनिज के लिए है? तो मांडव के पास है वो फ्लोराइड से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? फ्लोराइड से संबंधित है। बाकी ये जो सारे हैं ना ऑप्शंस, ये इनके बारे में अपने बहुत सारी चर्चा हो, क्योंकि अपना मॉडल पेपर नंबर 9 चल रहा है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया? निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज की बात करें तो आपके पास बांसवाड़ा है। आपके पास बांसवाड़ा क्षेत्र हो जाता है, ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा भाई। इसके बाद में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है भाई? तो इसमें साबाद 12 है, फुलेरा जयपुर है, झालावाड़ है, छबड़ा 12 है। तो ये आपके पास साबाद 12 में पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट क्या है लगाया जा रहा है। और इसके तहत क्या होगा भाई? पानी को लिफ्ट करके ऊपर उठाया जाएगा और उस पानी को नीचे भेजकर फिर आपके पास टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। ये होता है हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, याद रखेंगे भैया। स्वदेश फिल्म देखी है, उसमें ऐसा ही प्रोजेक्ट दिखाया जाता है एक। अच्छा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था, बिल्कुल कथन सही है। एशिया का बेयरिंग निर्माण का सबसे बड़ा कारखाना जयपुर में है, ये सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में स्थित है, ये तीनों ही सही है भाई, ये तीनों सही हैं, ध्यान में रख लेना। लेकिन HMT अब बंद हो चुकी है। इसके बाद में बात करें पूरी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले बैराज व बांध के लिए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? डूंगरी बनास नदी है, राठौड़ बनास नदी है, नवनेरा कालीसिंध नदी है, रामगढ़ बैराज कुन्नू नदी है। ये नहीं सम्मिलित है, याद रखना भाई ये पॉइंट। तो रामगढ़ बैराज जो है वो कुन्नू नदी पे नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या? बीकानेर के महाराजा राय सिंह को बटनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने 1597 में? आपको सीधी सी बताता है भाई, महाराजा राय सिंह के समय 1597 में कौन थे? अकबर थे। तो अकबर ही देंगे भाई आपके पास, और दूसरा तो क्या है, क्या अपने पास मुगल शासक ही नहीं था? तो ये अपने पास किसके समय थे? अपने अकबर के समय थे। तो अकबर ने उन्हें बटनेर की रियासत दी थी। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन किस रियासत में? तो ये आपके पास अलवर रियासत में हुआ था, है ना। सुअरों से संबंधित जो आंदोलन है, सुअरों पे अपने पास मारने से क्या है रोक लगा दी थी अंग्रेजों ने। तो फिर वो सुअर अपने पास क्या, जो जंगली सुअर थे वो किसानों की फसलों का नुकसान करने लगे थे, इसीलिए आपके पास क्या है, ये किसान आंदोलन शुरू होता है। लक्ष्मी देवी आचार्य निम्न में से किस प्रजामंडल से संबंधित थी? तो जयपुर प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थी अपनी लक्ष्मी क्या नाम है, लक्ष्मी देवी आचार्य जी। अच्छा, इसके बाद बात करें वेली। नेक्स्ट है वेली कृष्ण रुक्मणी नामक अमर कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये जानकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। नहीं भाई, ये आपके पास पृथ्वीराज राठौड़ की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये पिंगल भाषा में कृत है, नहीं ये डिंगल भाषा में कृत है भाई। चलिए, ये 305 पद्यों का एक खंड है, बिल्कुल सही बात है। इसमें राम और सीता के विवाह का वर्णन नहीं है भाई, इसके नाम से पता चल रहा है कृष्ण और रुक्मणी, यानी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में वर्णन मिलता है वेली कृष्ण रुक्मणीरी में। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें क्या, थार महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है भाई? थार महोत्सव जो है वो आपके पास बाड़मेर में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव बात करें तो ये माउंट आबू में मनाया जाता है।
घोटिया अम्बा आपके पास बांसवाड़ा में, और मरु महोत्सव आपके पास जैसलमेर में है। तो अब आप देख लेना, ये कर दोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट है, संत पीपा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इन्हें संत रामानंद से दीक्षा ली थी, सही बात है। दर्जी समुदाय इन्हें आराध्य मानते हैं, और इनका जन्म गागरोन नरेश कड़ावा राव खिच्ची के घर में हुआ था। तो बिल्कुल सारे ही सही हैं भाई इनके बारे में। तो इसके बाद में बात करते हैं, कुटकुड़िया किस प्रसिद्ध लोकनाट्य का सूत्रधार होता है? कुटकुड़िया की बात करें तो ये आपके पास गवरिया राई नृत्य जो होता है, जो भीलों द्वारा किया जाता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर 40 दिन तक खेला जाता है। उसमें गवरी जो कुटकुड़िया नामक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, लोकनाट्य भी ये किया जाता है वहाँ पे। अब भवाई नृत्य, रम्मत और स्वांग के बारे में आप जानते हो सारे। जयपुर स्थित गलताजी किस संप्रदाय की मुख्य पीठ है भाई? शाक्त संप्रदाय, पशुपत, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके पास गलताजी जयपुर में है। रामानुजाचार्य की जो अपने पास चलाए गए संप्रदाय थे, उनमें से प्रधान है अपने पास जयपुर गलताजी की। इसके बाद बात करते हैं, राजस्थान के कौन से लोक देवता जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? कल्लाजी, मल्लीनाथ जी, और अपने पास हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। तो एक बात बता देते हैं, जैसलमेर के रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए मांगलिया जी, मेहा जी है, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब थोड़ी सी बात बता देते हैं वीर कल्लाजी के बारे में। 4 हाथों वाले देवता आपके पास कौन सा है? चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में है। अकबर के सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने पास सिद्धांत तक शहीद हुए थे, याद आ रहा होगा अभी। मल्लीनाथ जी बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में शासक व लोक देवता थे, जिन्हें निजामुद्दीन की सेना को हराया था। मल्लीनाथ जी से संबंधित किससे युद्ध लड़ा? निजामुद्दीन से। हड़बू जी की बात करें तो सांखला मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन, और उन्होंने जोधा को कटार भेंट की थी। राजस्थान के पंच पीरों में शामिल मांगलिया मेहा जी जैसलमेर के शासक राव रणंगदेव भाटी के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हुए बापिणी जोधपुर में वीरगति को प्राप्त हुए हैं भाई। तो याद रख लेना। भी अपने पास क्या है, समय तो कम है, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूं तुरंत। तिमणिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा महिलाओं द्वारा गले पे पहना जाता है तिमणिया, तो ध्यान में रख लेना। अपने क्या है कि सारी बातें हो चुकी है पहले बहुत सारी भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें और प्रदूषित करती है? तो केडियम है, क्रोमियम है, सीसा है, तांबा है। तो एक बात बता देता हूं आप लोगों को, जो मोटर वाहन होते हैं वहाँ अपने पास जो कार्बोरेटर होता है, या जो अपने पास इंजन का काम होता है, उसमें अपने पास शीशा जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो शहरों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वो है, उसके लिए शीशा धातु पर क्या कारण बनती है? तो यही पूछ रहा है भाई। केडियम और क्रोमियम मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्टों और केमिकल फैक्ट्री और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कचरे द्वारा जल व मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो ये हो जाता है केडियम और क्रोमियम द्वारा। ऑटोमोबाइल वाहनों में ईंधन, पेट्रोल, डीजल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पूर्व में टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता है। इसी कारण अत्यधिक मोटर कारों से वाले घने शहरों में के धुएं से अत्यंत विषैली सीसा लेड पीबी धातु के धुएं के साथ वायुमंडल में घुलकर गंभीर वायु प्रदूषण फैलाती है, जो मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो ध्यान रखना, लेड यानी पीबी, इसका कारण अपने पास जो रासायनिक नाम पीबी, और लेड यानी ये अपने पास सीसा होती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल था। तो सीडीएनए, बीडीएनए, डीडीएनए और डीएनए। तो इसमें आपके पास बीडीएनए था भाई। क्या था? बीडीएनए था। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक द्वारा। क्या है ये? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1953 में एक्सरे विवर्तन के आधार पर सजीव कोशिकाओं में पाए जाने वाले जिस सामान्य प्राकृतिक डीएनए का मॉडल दिया, वह दाहिने हाथ की कुंडलित बी डीएनए था। इसके प्रत्येक चक्कर में 10 क्षारक युग्म होते हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई। विज्ञान के क्वेश्चन कम नहीं आएंगे, 50 प्रश्न आने वाले हैं। और जेड डीएनए की बात करें तो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग और बाएं हाथ की कुंडलित क्या है? डीएनए का रूप है। तो जिगजैग कौन सा है? जेड डीएनए है, टेढ़ा मेढ़ा। तो याद रखने वाली बात है। हाँ भैया, याद करेगा जना ही पार पड़ेगी। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं। क्यों होते हैं? मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, नहीं वे अधिक जटिल पर्यावरण वातावरण में रहते हैं, नहीं उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो ऑप्शन देखो, ये तो बहुत ही सरल है, तो आप जान जाओगे। इसमें आप, अरे ये मैं काट क्यों रहा हूँ, इसमें अकेले केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है भाई, बिल्कुल होता है। जब अपन बात करते हैं स्त्री और पुरुषों में, तो स्त्रियों में अपने पास एक्स अक्ष होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है।
अब वर्णांधता जो होती है वो आपके पास एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है, तब होता है। तो स्त्रियों में तो आपके पास डबल एक्स है। अब डबल एक्स है तो एक एक्स अगर खराब भी हो जाता है तो इससे काम चल जाता है, तो ये तो उनकी वर्णांधता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन अगर पुरुषों में अगर एक्स प्रभावित हो जाता है, काम करना बंद करते, तो दूसरा एक्स लाएंगे कहाँ से, है ना, सीधी सी बात है कि नहीं। तो वर्णांधता का मुख्य कारण एक एक्स क्रोमोसोम का होना जो होता है वो आपके पास कारण बनता है। महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ ध्यान से समझ लेना। इसके बाद क्या है, पेशियों से संबंधित बीमारी कौन सी है, मायोकार्निया है, ब्राइट डिजीज है, मायोमेलाइट्स है, माइस्थेनिया ग्रेवियस है। तो आपके पास यही बीमारी है जो अपनी मांसपेशियों से संबंधित है। अच्छा, ब्राइट डिजीज क्या होती है, डिसीज क्या होती है, तो मानव के गुर्दे नेफ्राइट्स में होने वाली एक गंभीर सूजन जनित बीमारी है ब्राइट डिजीज। ये ध्यान में रखना, डिसीज बिल्कुल ये आ सकता है भाई, बीमारियों से संबंधित। अच्छा, मायोमेलाइट्स मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी या अस्थि मज्जा के आंतरिक संक्रमण से जुड़ा क्या है, विकार है। माइस्थेनिया ग्रेवियस की बात करें तो गंभीर आइटोइम्यून और न्यूरोमस्कुलर विकार है जो तंत्रिकाओं और कंकाल पेशियों के बीच होता है। तो ध्यान से समझ लेना भाई, बीमारियों के नाम भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद में बात करें क्या, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य क्या है, मुख्य कार्यात्मक घटक कौन से हैं, ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिज पुनर्चक्रण, ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखला और अपघटक, और सौर ऊर्जा और हरे पौधे। नहीं, ऊर्जा का प्रवाह और खनिज जो पुनर्चक्रण है ये आपके पास क्या है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य कार्यात्मक घटक यही होते हैं भाई। यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो रहा है, निरंतर हो रहा है, और खनिज का पुनर्चक्रण जो होता है ये आपके पास मुख्य घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं भाई, राइबोसोम द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लाइसोसोम द्वारा। तो वो क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं भाई, यानी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं वो जो कहते हैं ना आनुवंशिक, यार इसमें इसके पिता का गुण आया है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो जो क्रोमोसोम होते हैं उनके द्वारा अपने पास पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तभी तो डीएनए की जांच होती है। अच्छा, राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोशिका के भीतर अगर प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है तो वो होता है राइबोसोम है। और कोशिका के केंद्रक के में पाए जाने वाले क्रोमोसोम जो गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इन गुणसूत्रों पर ही जीन्स एक रेखीय क्रम में स्थित होते हैं जो माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में स्थानांतरित करते हैं। इसलिए क्रोमोसोम को आनुवंशिकता का भौतिक वाहक कहा जाता है। अच्छा, प्लाज्मा रक्त का निर्जीव तरल भाग है जो गैसों और पचे हुए भोजन का शरीर में परिवहन करता है। और लाइसोसोम की बात करें तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाते हैं जो आंतरिक अपशिष्टों का पाचन करते हैं। तो एक ही पेज पे आपके पास मुख्य बातें आ जाती है भाई विज्ञान की। नेक्स्ट बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, रासायनिक जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है तत्व के, वो होता है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ध्यान से समझ लेना पारिस्थितिकी तंत्र का। इसके बाद निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रा, सवाना। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो सारे बहुत ही अत्यधिक क्या पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र है। टुंड्रा बर्फीला है तो यहाँ पे तो वनस्पति होती नहीं है, मरुस्थल में भी वनस्पति कम होती है, सवाना में होती है लेकिन कम होती है, इसीलिए आपके पास पारिस्थितिकी तंत्र का जो क्षेत्र है वो किसे मानेंगे, जो सर्वाधिक उत्पादक है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह दृष्टि दोष जो आंख की काटने की वक्रता की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। तो क्या है, दीर्घ दृष्टि है, निकट दृष्टि है, जरा दूर दृष्टि है। एस्टिग्मेटिज्म जो है ये आपके पास कहलाती है जब काटने की वक्रता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न क्या होते हैं, भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है भाई। तो इसमें देखो दीर्घ दृष्टि के लिए आपके पास क्या है, जो दूर की वस्तु है वो आपके पास साफ दिखाई देती है और पास की धुंधली हो जाती है, जो नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। निकट दृष्टि की बात करें तो पास की वस्तु साफ और दूर की धुंधली दिखती है जो लेंस की अत्यधिक वक्रता से होती है। जरा दूर दृष्टि वृद्धावस्था में सिलियरी मांसपेशियों की कमजोरी के कारण दोनों दूर व पास की नजर कमजोर होना होता है। वृद्धावस्था में अगर दूर और अपने पास की दोनों ही दृष्टि कमजोर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टि कहते हैं।
अब जब आंख कि कॉर्निया की गोलाई पूरी तरह गोलाकार न होकर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों में असमान रूप से भिन्न वक्रता वाली हो जाती है तो प्रकाश की किरणें रेटिना के एक बिंदु पर फोकस नहीं हो पाती है। इस दोष को एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता कहते हैं। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न ऐसे आ सकता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कौन सी बीमारी के लिए किया जाता है? तो एस्टिग्मेटिज्म के लिए किया जाता है। हाँ, याद तो कर लेंगे सर, आप बता रहे हो तो चलिए फिर। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ों का कटना, ये सारे अपने पास क्या है? भौतिक परिवर्तन के कारण है। क्या है जो उदाहरण है वो है भाई, मैंने बताया आप लोगों को, बहुत बार बता दिया, तो बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब उत्पाद की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। जहाँ आप दही में दूध, क्या दूध में दही वो जौन लगा वहाँ जना आपने मात्रा थोड़ी प्रभावित हुआ है। मात्रा तो 1 किलो दूध जमाऊंगा तो 1 किलो ही दही उसी। इसके बाद में सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है, सबस्ट्रेट की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। अभिक्रिया की तापीय धारिता प्रभावित होती है नहीं, सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है भाई। देखो, उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले अंतिम उत्पाद या मूल अभिकारक की कुल मात्रा को कम या अधिक नहीं करता है। उत्प्रेरक का मुख्य कार्य अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना घटाना होता है। यह अभिक्रिया के वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करके उसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिकारक अणु बहुत तेजी से ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं। तो ये सही हो गया है। अभिक्रिया की तापीय धारिता उत्प्रेरक के प्रयोग से हमेशा अपरिवर्तित रहती है। तो बाकी सारी बातें मैंने बता दी भाई, ध्यान में रख लेना अपने पास, है ना। हाँ, जो रिएक्शन वगैरह करवाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, संपूर्ण और सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। कुछ याद आ रहा है? लिंडमेल का 10% ऊर्जा नियम में अभी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, उष्मा के रूप में और कार्बनिक पदार्थ के रूप में। तो वो आपके पास उष्मा के रूप में क्या है, बिल्कुल आसमान में ऐसे चली जाती है। कैसे चली जाती है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। लिंडमेल का जो 10% का ऊर्जा का नियम है वो यही है कि एक अपने पास जैसे कोई जीव है, उसको कोई मांसाहारी शाकाहारी जानवर है, उसको मांसाहारी जानवर खा लेता है। तो जो शाकाहारी जानवर ने अपना जो क्या है भोजन खाया था, उस भोजन की अगर बात करें तो जो एनर्जी है ना, वो आपके पास केवल 10% ही अपने मांसाहारी के जीव शरीर में प्रवेश करेगी। बाकी जो 90% है वो आपके पास उसी शरीर के साथ अपने पास क्या उसमें चली जाती है। बाकी वो अपने पास पाचन में करके और बाकी सारी उष्मा में चेंज कर लेता है। ये बाकी मेरा समझाया हुआ है। अभी यहाँ पे अपने पास काफ़ी समय होगा क्लास में। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु आयरन होती है, बिल्कुल बात सही है जी। निम्नलिखित में से एक तना है, आलू है, शलजम है, बंद गोभी है, टमाटर है। तो तना जो है सॉरी आलू जो है वो एक तना है, बाकी नहीं है। आलू भूमि के अंदर ही पाया जाने वाला एक रूपांतरित भूमिगत तना है जिसे वनस्पति विज्ञान में स्तंभ कंद कहते हैं कहा जाता है। इस पर एक छोटी कलिकाएं, आंखें और पर्व संध्या पाई जाती है जो तने का मुख्य लक्षण है। और शलजम अपने पास भोजन संचय करने वाली एक रूपांतरित मूसला जड़ का उदाहरण है। बंद गोभी पौधे की एक विशाल शुष्क भोजन संचय प्रणाली वाली कायिका कहलाती है, कायिका कलिका है। और टमाटर पौधे के पुष्प के अंडा से विकसित होने वाला एक सच्चा फल है, बेरी जिसको कहते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसे अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या संक्षारण कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब वो अपने पास आसपास के वातावरण से प्रभावित होती है, आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, उसे संक्षारण कहते हैं। इसके बाद में टंगस्टन का गलनांक भाई देखो अपने पास वैसे तो होता है 3420, अगर एक्यूरेट बात करें तो यहाँ पे अपने पास नहीं, तो उच्चतम 3380 भी होता है। कितना? 3380 के आसपास भी होता है। तो यहाँ पे एक्यूरेट इसके आसपास ये माना जाएगा। इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन के वायु में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। याद रख लेना भाई, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है भाई। डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु आपको पता है गोल्ड है, तन्यता के मामले में बताया हुआ है। डैश का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का होता है क्योंकि इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है और उच्च गलनांक के कारण इसका फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके पास क्या है कि ज़्यादा गर्म होकर टूटता नहीं है और वो चमकना शुरू कर देता है। नेक्स्ट एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर पॉइंट कितना होगा? 2 डायोप्टर होगा। इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसका जो अपने पास सूत्र है वो यहाँ पे दिया हुआ है, समझ लेना इसको।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? ताप प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव, संकुचन प्रभाव है। तो इसमें आपके पास सारे जो प्रभाव है वो इससे होते हैं। निम्न में से कौन से प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता? तो संकुचन प्रभाव है वो इसके द्वारा नहीं होता है। बाकी सारी जो व्याख्या वो यहाँ पे लिखी हो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में क्या है, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका, एमीमीटर का किया जाता है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो अपने पास पोटेंशियोमीटर की बात करें तो ये क्या है, विभव मापी का उपयोग मुख्य रूप से दो सेलों के विद्युत वाहक की बल की तुलना करने व आंतरिक प्रतिरोध मापने में होता है। और वोल्टमीटर का उपयोग की बात करें तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेमीटर की बात करें तो केवल परिपथ में अत्यंत क्षीण विद्युत धारा की उपस्थिति और उसकी दिशा को डिटेक्ट करता है। और विद्युत धारा के परिमाण को सीधे एम्पियर में शुद्धता के मापने के लिए एमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, पहले भी चर्चा हुई है अपनी। अच्छा, साबुन में झाग बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? रोजिन मिलाया जाता है भाई। क्या मिलाया जाता है? रोजिन मिलाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या HIV के निदान के लिए किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? एलिसा है। नाम याद रखना भाई, एलिसा क्या है? तो देखो, पेप स्मीयर टेस्ट मुख्य रूप से महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिए किया जाता है, सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए। एड्स के रोग के जिम्मेदार HIV वायरस के संक्रमण का शुरुआती सबसे प्रमुख प्राथमिक निदान करने के लिए एलिसा, जिसका पूरा नाम क्या था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे नामक रक्त एंटीबॉडी परीक्षण किया जाता है। पुष्टिकरण के लिए बाद में वेस्टर्न ब्लॉट्स टेस्ट होता है। अच्छा, मेंटोक्स की बात करें तो टेस्ट मुख्य रूप से टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और क्षय की जांच के लिए किया जाने वाला होता है। तो ये सारे जांच बढ़िया प्रश्न है भाई। कुछ रोगों को डैश नाम से भी जाना जाता है, एंजाइना, हेंसेन रोग और गोचर रोग और होज रोग। तो इसे आपके पास हेंसेन रोग भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसका कारण देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा। एंजाइना हृदय की मांसपेशियों में रक्त की कमी के कारण होने वाले गंभीर सीने के दर्द को कहते हैं। कुछ रोग क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु द्वारा होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। तो ये नाम याद रखना भाई, क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु। इसकी खोज 1873 में वैज्ञानिक डॉक्टर ऑर्मर हेनसेन ने की थी, इसलिए कुछ रोग को चिकित्सा विज्ञान में हेनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। और गोचर रोग वसा के चयापचय की गड़बड़ी से होने वाला एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। और होजकिन रोग मानव के लसिका तंत्र का एक मुख्य कैंसर का प्रकार है। तो ये भी याद रख लेना भाई। लोहे की जंग डैश होती है, भौतिक, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, बहुत ही सरल है, ऐसा बहुत पूछेगा भी नहीं। चेचक के लिए टीका किसने? एडवर्ड जेनर ने किया भाई। ये इसकी डिटेल है, ध्यान से देख लेना भाई। हाँ, बाकी भी तो है ना, चलिए पढ़ा देते हैं। जेनर ने 1796 जेनर ने 1796 में गाय के चेचक यानी काउपॉक्स के वायरस की मदद से दुनिया के सबसे पहले सफल टीके चेचक के टीके की खोज की थी। इसी महान कार्य के कारण जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणु की खोज करके कोच के नियम दिए थे। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी ध्यान में रखना भाई। नेक्स्ट बात करें, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किस कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? वायरस के कारण होने वाला है। वायरस से संबंधित रोग भी है भैया। एक अम्ल जो लिटमस को लाल नीला कर देते हैं, क्या है, लाल और नीला कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ध्यान से समझ लेना भाई। इसके बाद में डैश परिपथ में विद्युत प्रभावित होने का केवल एक मार्ग होता है, समानांतर, चालक, पूर्ण और श्रेणी। तो ये श्रेणी परिपथ होता है, तो श्रेणी याद रखना, श्रेणी परिपथ में। नेक्स्ट बात करें तो ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग, उसमें की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है भाई? पॉलीथीन होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, पॉलीथाइल क्लोराइड की होती है, पॉलीस्टेरीन क्लोराइड की होती है। तो वो आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है जो गर्म होने पर भी नहीं जलती है भाई, इसीलिए ये पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम याद रखना भाई। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? स्वर्ण, प्लेटिनम, यही नहीं करती है भाई। बाकी सारी जो चांदी है वो भी करती है, वो न के बराबर करती है लेकिन करती है भाई वो भी। और पोटेशियम और निकल तो अपने पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा वो अपने पास क्या है, क्रियाशील है। आनुवंशिक इकाई किसे कहते हैं? आनुवंशिक इकाई आपके पास जीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? जीन को कहते हैं। इसके बाद में बात करें, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, महिला और पुरुषों में दोनों में। नेक्स्ट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक
कैंची किसे कहा जाता है? डीएनए लाइगेज को, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज को, डीएनए पॉलीमरेज को, हेलिकेज और हेलिकेज को। तो इसमें बात करें तो आपके पास आ जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियरेज को, क्या है? एंडोन्यूक्लियेज का आ जाता है भाई, ये ध्यान में रखना। ये क्या है भाई? देखो डीएनए लाइगेज क्या होता है? एंजाइम कटे हुए या अलग अलग डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आणविक गोंद कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम को, ध्यान से समझ लेना। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए की लंबी आणविक श्रृंखला को अंदर से विशिष्ट क्षारक अनुक्रमों पर बहुत ही सटीकता से काटने का कार्य करता है। इस काटने की अनूठी क्षमता के कारण बायोटेक्नोलॉजी में इसे आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ लेना भाई। और डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए धागे का निर्माण करता है और हेलिकेज डीएनए के द्विकुंडलित धागों को खोलने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे, फिर कहोगे मिश्रण और यौगिक में मुख्य अंतर क्या है? मिश्रण में मिश्रण में भागों का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक भौतिक क्रियाओं में अलग नहीं किया जा सकता, मिश्रण किया जा सकता। बिल्कुल, यौगिक जो होते हैं वो आपस में बिल्कुल मिले होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मिश्रण क्या होता है? अलग से मिलाया जाता है, निकाला जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, उपयुक्त सभी नहीं है भाई। अच्छा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें, मुख्य रूप से किस प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने में काम में लिया जाता है? तो संचार है, मौसम है, नेविगेशन है, पृथ्वी अवलोकन और रिमोट सेंसिंग उपग्रह छोड़े जाते हैं PSLV से। और इनको दूर दराज के लिए आपके पास GSLV का प्रयोग किया जाता है। ये एक सैटेलाइट, अपने पास क्या उपग्रह क्या है? वो होती है सैटेलाइट होती है, जिनके द्वारा आप अपने पास क्या है, जो क्या बोलते हैं, उपग्रह वगैरह, इनको लॉन्च किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें भारत की अग्नि 5 के मिसाइल के संदर्भ में MIRV तकनीक का क्या अर्थ है? तो मिसाइल गति ध्वनि से 5 गुना अधिक होती है। नहीं, गलत है। एक ही मिसाइल से कई परमाणु हथियारों को अलग अलग लक्ष्यों पर दागना होता है। ये रही इसकी परिभाषा या इसकी व्याख्या। नेक्स्ट बात करें कार्बन नैनोट्यूब की खोज किसने की? सुमियो इजिमा हेरिक्रोटो और रिचर्ड स्लोमी, और अपने पास सुमियो इजिमा ने की है भाई। सुजियो इजिमा जापानी जो अपने पास साइंटिस्ट है, उन्होंने की है। नेक्स्ट बात करें तो RSWN का पूरा नाम क्या है? रीजनल नहीं, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क नाम है इसका। RSWN का मतलब होता है भाई। इसके बाद में प्रकाश की कणीय प्रकृति जो है को क्या नाम दिया गया है? पॉजिट्रॉन है, बोरॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है। तो फोटोन नाम दिया गया है भाई, इसको क्या दिया गया है? फोटोन नाम दिया गया है। प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है जिस पर धनावेश होता है, ध्यान में रख लेना। बोरॉन आवर्त सारणी का एक रासायनिक तत्व और इलेक्ट्रॉन मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों का एक परिवार होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार प्रकाश तरंगों के साथ साथ ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में कण की जो भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की इस कणीय प्रकृति के ऊर्जा कणों को वैज्ञानिक रूप से फोटोन नाम दिया है, जो द्रव्यमान रहित और प्रकाश के वेग से गतिमान होते हैं भाई। सूर्य का द्रव्यमान किन मुख्य तत्वों से मिलकर बना था? हाइड्रोजन और हीलियम। ये रहा भाई, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन अपने पास क्या संलयन प्रक्रिया करके हीलियम गैस बनाता है। ये आपके पास ध्यान से समझ लेना। जो सूर्य है ये अपने उसकी जो सतह है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। इसके बाद में किस समस्थानिक का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है भाई। किसका? कोबाल्ट 60 का। इसके बाद में फ्रियान 11 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आपके पास होता है CFCl3 होता है। CFCl3 किसका? फ्रियोन का रासायनिक सूत्र होता है भाई। निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन है, प्रोपीन है, एथीन है, ब्यूटाइन है। तो इसमें अपने पास मीथेन होती है संतृप्त अवस्था हाइड्रोकार्बन की। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान सरकार के IT विभाग द्वारा संचालित राजमेल, ये प्रश्न हो चुका भाई रिपीट। ये सारे इसके क्या है आपके पास ऑप्शन से सही है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसके बाद समुद्री खरपतवार किसका सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं? तो वो आपके पास आयोडीन का माना जाता है भाई। क्या? आयोडीन का। अगर अपन शैवाल की बात करें तो उसमें आयोडीन की मात्रा पनपना शुरू कर देती है समुद्री पानी के कारण। तो वो आपके पास क्या होती है? जो समुद्री खरपतवार का मतलब अपने पास जो समुद्री शैवाल है उसकी बात हो रही है भाई, है ना। तो शैवाल में आपके पास क्या होता है? आयोडीन की मात्रा अधिक बढ़ने लगती है। तो आयोडीन के लिए आपके पास क्या महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं? रोल्ड अप कार्बन लैटिस से बनी संरचनाओं का सामान्य नाम क्या है?
नैनो रॉड्स है, नैनो ट्यूब्स, ये क्या है भाई, नैनो ट्यूब्स नाम है इसका। रोल्ड अप कार्बन लेटिस का शॉर्ट नाम अगर अपन बात करें, सॉरी बनी संरचनाओं का सामान्य नाम बात करें तो। नेक्स्ट बात करें तो क्या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए भारत की ऐतिहासिक संस्था इनकोस्पार की हुई भाई, तो वो आपके पास 1962 में हुई थी, ध्यान में रख लेना भाई 1962 हो सकता है। अच्छा, जीएम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों का लाभ नहीं है, सूखा, ठंडा, ताप आदि के प्रति सहनशीलता, खाद्य पदार्थों को पोषण युक्त बनाना, कीटनाशी युक्त अच्छी फसल बनाना और पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि करना। तो कीटनाशी युक्त अच्छी फसल बनाना है, वो इनसे संबंधित नहीं होती है भाई। अपने पास जो संक्रमित पौधे जो होते हैं ना, जीएम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित का मतलब क्या होता है कि आप संकरण करा के क्या नहीं कर सकते हो, तो हम कीटनाशी युक्त अच्छी फसल, भाई कीटनाशी होगी तो वो अच्छी फसल कहाँ से होगी, तो ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बाकी सब अपने पास प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अब आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है भाई, है ना। आज थोड़ा सा मॉडल पेपर अपने पास ऐसा लगा कि प्रश्न थोड़े सरल आ गए, तो कोई नहीं, अगले पेपर में हम थोड़े बढ़िया प्रश्न और तैयार करने वाले हैं। आप अगर ये पेपर सीरीज देख रहे हो तो गारंटीड है आपका कंप्लीट सिलेबस आपके दिमाग में घूमने वाला है ना, एंड घूमिंग वाला जो प्रोसेस है वो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को तो यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।